नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। साथियों, हम लोग जो है डेली करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से कर रहे थे, लेकिन न्यूज़पेपर में मतलब पूरी तरह करंट अफेयर्स की तैयारी नहीं हो पा रही थी। तो न्यूज़पेपर तो हम करवा ही रहे थे, हमने सोचा कि क्यों ना न्यूज़पेपर जब हम करवा ही रहे हैं तो न्यूज़पेपर की घटनाएं, आकाशवाणी समाचार की घटनाएं, पीआईबी की घटनाएं और जो भी एक दो ऑथेंटिक वेबसाइट से डेली करंट अफेयर्स की घटनाएं हैं, सबको एक साथ कंपाइल करके करवाया जाए। यानी कि अगर आप हमारा करंट अफेयर्स वीडियो देखें तो आपको कोई भी मैगजीन, चाहे वो मंथली हो या वार्षिकी हो, पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये करंट अफेयर्स डेली हम शुरू कर रहे हैं। इसमें मतलब जो करंट अफेयर्स हम करवा रहे हैं, इसमें डेली न्यूज़पेपर की जो क्लिप है वो तो शामिल रहेगी ही, चाहे वो आपका हिंदू हो, चाहे वो आपका मतलब दैनिक जागरण हो, अमर उजाला हो, ठीक है, कोई भी मतलब समाचार पत्र हो, लगभग सभी समाचार पत्रों के जो महत्वपूर्ण क्लिप हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, उनको शामिल किया गया है इसमें। साथ ही साथ हमने इसमें पीआईबी को भी शामिल किया है। एआईआर न्यूज़ यानी आकाशवाणी समाचार की जो घटनाएं होती हैं वो भी हमने शामिल किया है। और डीडी न्यूज़, जो डीडी न्यूज़ हमारा है मतलब दूरदर्शन समाचार, उससे भी रिलेटेड जो हमारे काम की घटनाएं होती हैं उनको भी हमने इसमें शामिल करने की कोशिश की है। यानी कि ओवरऑल करंट अफेयर्स आपका जो है तैयार हो। और हमारी कोशिश ये है कि आप जब हमारा करंट अफेयर्स वीडियो देख रहे हों तो हमारे करंट अफेयर्स वीडियो को देखने के बाद आपको केवल प्री में ही लाभ ना हो, बल्कि मेंस में भी लाभ हो। कुछ इस तरीके से चीज़ों को हम डिफाइन करते हुए चलें, बताते हुए चलें। तो अगर हमारे वीडियो को आप डेली फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको करंट अफेयर्स कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़े हैं तो जो करंट अफेयर्स वीडियो मैं यहाँ आपको पढ़ाऊँगा उसका डेली टू डेली आपको जो है पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो बहुत देर ना करते हुए 31 दिसंबर की घटनाओं पे हम चर्चा करेंगे। आज हालांकि 1 नवंबर हो गया है, लेकिन 1 नवंबर की घटनाओं को मैंने इसमें शामिल नहीं किया है। मैंने काफ़ी मतलब इस पे विचार किया, काफ़ी टाइम दिया और उसके बाद फिर काफ़ी मतलब कह लीजिए कि साइंटिफिक तरीके से इसको कंपाइल किया, तब जाके जो है 31 दिसंबर का घटनाक्रम पूरा हुआ। तो अब एक जो मतलब करंट अफेयर्स बनाने का रोड मैप होता है वो अब मैं तैयार कर चुका हूँ। तो अब डेली करंट अफेयर्स मैं आपको करवाता रहूँगा इसी तरीके से। कल 2 नवंबर है, लेकिन 1 नवंबर का करंट अफेयर्स मैं करवा दूँगा कल। डेली शाम को ही इसलिए करवाने के लिए मैं सोच रहा हूँ क्योंकि शाम तक जो है कई बार होता है कि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि जो शाम तक अपडेट की जाती हैं एआईआर के द्वारा या पीआईबी के द्वारा या द हिंदू के द्वारा, ठीक है। तो वो घटनाएं जो विभिन्न साइटों पर शाम तक अपडेट की जाएंगी, उन सबको कंपाइल करते हुए मेरा करवाने का इरादा है। इसीलिए मैं डेली शाम को ये वीडियो लेकर आऊँगा। तो बहुत समय न लेते हुए आज मैं आपको 31 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स करवा रहा हूँ। कल जो है यानी 2 नवंबर को 1 नवंबर का करवाऊंगा, फिर 3 नवंबर को 2 नवंबर का, यानी एक दिन पीछे ऐसे मैं डेली करंट अफेयर्स आपके लिए करवाता रहूँगा। तो आप हमारा पूरा वीडियो अगर देखेंगे तो निश्चित तौर पे लाभान्वित होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो पहली घटना है कि भारत कुनार नदी पर बांध बनाने में मदद कर सकता है। ये न्यूज़पेपर की घटना है, कल के न्यूज़पेपर में था। जिन्होंने भी दैनिक जागरण या अमर उजाला पढ़ा होगा, दोनों में था, उनको ये घटना मिली होगी। तो कुनार नदी जो है बेसिकली अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की नदी है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की नदी है। आपने अभी देखा ही कि जो है अभी पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में एयर स्ट्राइक की थी, तो इस वजह से वहाँ के मतलब कई क्रिकेटर की डेथ हो गई थी, कई लोगों की डेथ हो गई थी। तो इसी के मतलब कह लीजिए कि प्रतिक्रिया स्वरूप जिसे भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द किया था, सिंधु जल समझौता रद्द किया था और पानी रोकने की योजना भारत बना रहा है, ठीक वैसे ही कुनार नदी का पानी रोकने की योजना जो है अफ़गानिस्तान बना रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो भारत जो है इसमें पाकिस्तान की मदद कर सकता है। क्यों?
क्योंकि अभी हाल ही में पाकिस्तान के जो मंत्री हैं वो भारत आए हुए थे और जल, रक्षा, विद्युत आदि क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति बनी है। तो उसी मतलब अपने सहमति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए भारत ने इस पर अपनी इच्छा व्यक्त की है। तो अगर हम कुनार नदी चर्चा में आई है, तो कुनार नदी की अगर हम बात करें तो कुनार नदी का उद्गम जो है हिंदू कुश पर्वत से होता है और ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लिए महत्वपूर्ण है। यानी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत जो वहाँ का है उसके लिए जलापूर्ति का सबसे बड़ा माध्यम है कुनार नदी, ठीक है, और हिंदू कुश पर्वत से निकलती है। तालिबान सरकार इस पर बांध बनाना चाह रही है। भारत ने अफगानिस्तान को सतत जल प्रबंधन और पनबिजली परियोजनाओं में मदद करने की प्रतिबद्धता पहले ही व्यक्त की है या कर चुका है, ठीक है। तो मैंने जैसे कि आपसे बताया ही कि भारत पहले ही ये प्रतिबद्धता व्यक्त कर चुका है और अपनी उसी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए भारत जो है मतलब भारत ने इच्छा व्यक्त की है कि कुनार नदी पर अगर अफगानिस्तान बांध बनाएगा तो भारत उसकी मदद करेगा। अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में सलमा बांध है जो भारत की मदद से ही जो है तैयार किया गया है, ठीक है। अफगानिस्तान का जो हेरात प्रांत है वहाँ जो सलमा बांध है उसको भारत की मदद से ही तैयार किया गया है। कुनार नदी की अगर लंबाई की बात की जाए तो कुनार नदी की जो कुल लंबाई है वो 480 किलोमीटर है। यह पूर्वी अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में बहती है, ठीक है। कहाँ पे? पूर्वी अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में। तो हम कोशिश में हैं कि इसको आपको थोड़ा सा मैप में भी दिखा दें, ठीक है, ताकि एकदम से लोकेशन क्लियर हो जाए। तो आप मैप में देख सकते हैं कि ये हिंदू कुश पर्वत है, ठीक, ये आपका हिंदू कुश पर्वत है और यहीं पे ये देखिए पेशावर है। पेशावर के ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है ये पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है। तो ये जो है पूर्वी अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में यहीं से नदी निकलती है। तो ये खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आती है। तो कुनार नदी का प्रवाह यहीं पे होता है। तो आपको ये लोकेशन क्लियर हो गई होगी। अब हम अगली घटना पे चलेंगे, ठीक है। तो अगली घटना हमारी कौन सी है? अगली घटना हमारी है गूगल एआई हब, विकसित भारत की नई उड़ान। मतलब गूगल एआई हब भारत विकसित कर रहा है और कहाँ विकसित कर रहा है? आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में, ठीक है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में गूगल एआई हब का विकास किया जा रहा है। सभी के लिए एआई सुनिश्चित डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, ठीक है। एआई सुनिश्चित डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। भारत को वैश्विक प्रौद्योगिकी के अग्रणी के रूप में स्थापित करना है। गीगावाट स्तरीय डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित भारत के निर्माण के दृष्टिकोण के अनुरूप है। तो गूगल एआई हब का विकास कहाँ किया जा रहा है? ये आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में किया जा रहा है। इतना इसमें बड़ा मतलब महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला जो हमारा करंट है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें सीजेआई नियुक्त हुए हैं जो 24 नवंबर से अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। कब से? 24 नवंबर से, ठीक है। और इनको संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त किया गया है? तो संविधान के 124(2) के तहत, 124 के अनुच्छेद 124 के क्लास 2 के तहत जो है इनको भारत का 53वां सीजेआई नियुक्त किया गया है। 24 नवंबर 2025 को अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। इन्होंने न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई का स्थान ग्रहण किया है और वर्तमान सीजेआई द्वारा वरिष्ठतम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की अनुशंसा की जाती है। तो इसको समझ लीजिए कि जो वर्तमान सीजेआई है ये वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसको मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अनुशंसा करता है। और ये अनुशंसा किससे करता है? विधि एवं न्याय मंत्रालय से। ध्यान रखिएगा इस बात को कि जो अनुशंसा की जाती है वो विधि एवं न्याय मंत्रालय से की जाती है। विधि एवं न्याय मंत्रालय से, ठीक, न्याय मंत्रालय। और विधि एवं न्याय मंत्रालय से जब अनुशंसा की जाती है तो विधि एवं न्याय मंत्रालय क्या करेगा?
ये पीएम को सूचित करता है, यानी प्रधानमंत्री को सूचित करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री को जब सूचित करता है, प्रधानमंत्री क्या करता है, राष्ट्रपति को सूचना देता है, राष्ट्रपति को। ठीक है, तो राष्ट्रपति को जब सूचना देता है तो राष्ट्रपति जो है जिस व्यक्ति के नाम की अनुशंसा की जाती है उसे राष्ट्रपति क्या करता है, मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है। तो ये प्रक्रिया ध्यान रखिएगा कि वर्तमान सीजेआई जो होगा वो वरिष्ठतम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नाम की अनुशंसा करेगा और वो अपनी अनुशंसा किसको भेजेगा, विधि एवं न्याय मंत्रालय को भेजेगा, और विधि एवं न्याय मंत्रालय जो होगा वो प्रधानमंत्री को सूचना देगा और प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री को सूचना देगा और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है सीजेआई की नियुक्ति करेगा। ये इसका एक कह लीजिए कि प्रोसेस है। और ये जो वरिष्ठतम सीजेआई को नियुक्त किया जाता है ये मतलब केवल एक परंपरा है, ना कि संविधान में इसका कहीं कोई उल्लेख किया गया है, यानी संविधान में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 5 वर्षों की सेवा की हो या 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में काम किया हो और राष्ट्रपति की नज़र में एक प्रतिष्ठित न्यायविद हो। यानी कोई व्यक्ति अगर जो है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होना चाहता है या होता है तो उसके पास कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 5 वर्षों की सेवा उसने की हो, 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में काम किया हो या राष्ट्रपति की नज़र में प्रतिष्ठित न्यायविद हो। ठीक है, और इसका कार्यकाल जो होता है 65 वर्ष की आयु तक होता है। यानी सीजेआई जब कोई व्यक्ति नियुक्त करता है तो तभी तक उस पद पर रह सकता है जब तक कि उसकी उम्र 65 वर्ष ना हो गई हो। 65 वर्ष पूरी करते ही वो अपने पद से हट जाता है, भले ही 2 महीने ही क्यों ना हुए हों। सीजेआई बने 2 महीने 1 महीने क्यों ना हुए हों, लेकिन जैसे ही 65 वर्ष की आयु पूरी करते हैं अपने पद से हट जाते हैं। तो ये प्रक्रिया है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश को केवल राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा ही हटाया जा सकता है और ये मतलब प्रावधान अनुच्छेद 124(4) में है। यानी कि मुख्य न्यायाधीश पे जो महाभियोग चलाया जाता है वो अनुच्छेद 124(4) के तहत चलाया जाता है और इसको जो हटाया जाता है मुख्य न्यायाधीश को, ये केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। कैसे? संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत का मतलब हुआ कि मतलब जो कुल सदस्य हैं किसी मतलब जैसे राज्यसभा के जो है जो कुल सदस्य हैं वो प्लस उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। ठीक है, कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए प्लस उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। और यही प्रक्रिया लोकसभा में भी होनी चाहिए कि लोकसभा में जो कुल सदस्य हैं उनका बहुमत होना चाहिए प्लस उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। इसी को विशेष बहुमत बोलते हैं। तो विशेष बहुमत की प्रक्रिया से ही सीजेआई को हटाया जा सकता है। इतने डिटेल में इसलिए बताया गया कि हो सकता है कि आपको स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन दे दे। अब जिस तरीके के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, या मुख्य परीक्षा में दे दे कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया समझाइए, या मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से या मुख्य न्यायाधीश के पद की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया को समझाइए। इस तरीके से क्वेश्चन आपको परीक्षा में दे सकता है। ठीक है, अगला जो महत्वपूर्ण करंट है कि 3री कक्षा से एआई पाठ्यक्रम लागू करेगी सरकार। शिक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप होगा। इसकी शुरुआत शैक्षणिक सत्र 2026-27 से होगी। एआई और कंप्यूटेशन थिंकिंग सीटी पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। इस संबंध में दिसंबर 2025 तक संसाधन सामग्री, हैंडबुक और डिजिटल संसाधनों का विकास किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटेशन थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ठीक है, तो आप इतना यहाँ जान लीजिए कि
तीसरी कक्षा से AI पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा और ये शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू किया जाएगा। ठीक है। और यह संयुक्त प्रयास राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 के तहत एक समावेशी और सार्थक पाठ्यक्रम तैयार करने में सहयोग करेगा। दक्षिण कोरिया के बुसान में अमेरिका और चीन के राष्ट्रपतियों ने मुलाकात की है। ये भी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। वर्ष 2019 के बाद दोनों राष्ट्राध्यक्षों की आमने सामने ये पहली मुलाकात है। यानी 2019 के बाद जो है चीन और अमेरिका के राष्ट्रपति आमने सामने पहली बार मिले हैं। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन के दौरान ये मुलाकात हुई। यानी कि दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में जो है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन का आयोजन किया गया और उसी में जो है अमेरिका और चीन के राष्ट्रपतियों की मुलाकात हुई। अमेरिका चीन पर लगे टैरिफ में 20% से घटाकर 10% अंक की कटौती करेगा। यानी कि पहले जो 20% का टैरिफ लगाया गया था अब उसको घटाकर के 10% कर दिया है अमेरिका ने। ठीक है। चीन ने रेयर अर्थ मैग्नेट के निर्यात नियंत्रण पर से प्रतिबंध भी हटा लिया है। अब यहाँ एक मजे की बात है कि जो रेयर अर्थ मैग्नेट है इस पर जो है चीन ने भारत में भी निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्यों लगा दिया था? कि चीन को लगता था कि अगर हम इंडिया को रेयर अर्थ सप्लाई करेंगे तो इंडिया क्या करेगा, अमेरिका को भी भेज सकता है। ठीक है। और अमेरिका ने चूंकि चीन पे टैरिफ लगा दिया था। अब देखिए 20% का टैरिफ अमेरिका ने, मतलब अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार चलता ही रहता है। तो जब अमेरिका ने चाइना पर जो है टैरिफ लगा दिया तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो है चाइना ने क्या किया, उसने रेयर अर्थ मैग्नेट निर्यात पर नियंत्रण लगा दिया। ठीक है। और भारत में जो निर्यात हो रहा था, चीन जो निर्यात कर रहा था उस पर भी उसने नियंत्रण लगा दिया था। क्यों? कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत जो है अपने यहाँ से लेके अमेरिका को दे दे। ठीक है। तो अब इसके लिए भी मतलब उम्मीद जगी है कि ये प्रतिबंध भी हट जाएगा। चीन ने अमेरिकी सोयाबीन और अन्य कृषि उत्पादों की खरीद का वादा किया है बदले में, और दोनों देशों ने ट्रेड वार कम करने पर भी सहमति जताई है। अब इसी से रिलेटेड ये भी घटना है, अभी ऊपर हमने बताया है कि भारत को चीन से फिर मिलेंगे रेयर अर्थ मैग्नेट। भारत की 4 कंपनियों को इसका लाइसेंस चीन द्वारा प्रदान किया गया है। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों से लेकर स्मार्टफोन व अन्य इलेक्ट्रिक आइटम में इस्तेमाल होने वाले रेयर अर्थ मैग्नेट की किल्लत दूर हो जाएगी। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगस्त में चीन के दौरे के बाद अब तक कुल 50 कंपनियों ने आवेदन किया है। ठीक है। अगस्त में जब पीएम मोदी वहाँ संघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेने के लिए गए थे, जो 25वीं बैठक हुई थी। ठीक है। कहाँ हुई थी आप हमको कमेंट करके बताइएगा। SCO की जो 25वीं बैठक हुई थी चाइना में, वो चीन के किस शहर में हुई थी? ठीक है। तो चीन के वो तियानजिन शहर में हुई थी। तियानजिन। तो इस दौरान पीएम मोदी भाग लेने गए थे। तो उस दौरे के बाद जो है 50 कंपनियों ने रेयर अर्थ मैग्नेट के लिए आवेदन किया था चाइना में, और आयात लाइसेंस प्राप्त करने वाली जो है 4 कंपनियों को लाइसेंस मिला है। कौन है? जय उसिन लिमिटेड, द डायमंड इलेक्ट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कॉन्टिनेंटल एजी और हिटैची अस्टेमो। ये 4 कंपनियां हैं। हालांकि नाम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिए कि 4 कंपनियों को लाइसेंस मिला है रेयर अर्थ मैग्नेट के लिए। ठीक। अमेरिका की तरफ से व्यापार नीति में बदलाव के बाद चीन ने भारत समेत विभिन्न देशों में इसकी सप्लाई पर रोक लगा दी थी। ठीक है। ऊपर हमने बताया ही। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक वैश्विक स्तर पर रेयर अर्थ मैग्नेट के कुल उत्पादन में चीन की हिस्सेदारी कितनी है? लगभग 61% है, जबकि रियल अर्थ की प्रोसेसिंग में चीन की हिस्सेदारी 92% है। ठीक है। तो ये एक फैक्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो है रेयर अर्थ मैग्नेट उत्पादन में चीन कुल 61% का योगदान देता है, और रियल अर्थ की प्रोसेसिंग में चीन की हिस्सेदारी 92% है। भारत सरकार रेयर अर्थ मैग्नेट के उत्पादन को स्वदेशी स्तर पर प्रोत्साहित करने के लिए 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की स्कीम ला रही है। ठीक है। रेयर अर्थ
जो मैग्नेट है इसका उत्पादन स्वदेशी स्तर पे होने लगे, इसके लिए भारत सरकार भी प्रयासरत है। 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत पर स्कीम ला रही भारत सरकार। ठीक है, ये एक बड़ी मतलब चौंकाने वाली खबर आई है कि अमेरिका जो है परमाणु परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहा है। रूस के परमाणु ऊर्जा से चलने वाली असीमित रेंज वाली मिसाइल के जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है। ठीक है, अभी हाल ही में रूस ने जो है परमाणु ऊर्जा से चलने वाली असीमित रेंज वाली मिसाइल का प्रयोग किया था। ठीक है, इसके प्रतिक्रिया स्वरूप इसके जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक घोषणा की है कि अमेरिका जो है परमाणु परीक्षण करेगा। अमेरिका में 33 सालों बाद फिर से परमाणु परीक्षण शुरू होगा। इसके पहले उसने 1992 में परमाणु परीक्षण किया था। ट्रंप के अनुसार पहले से ही सबसे अधिक परमाणु हथियारों वाला देश है, मतलब ये ट्रंप के अनुसार कि अमेरिका पहले से ही, और रूस इस मामले में दूसरे और चीन तीसरे स्थान पे है। लेकिन ये ट्रंप का डाटा है, ये सिपरी का डाटा नहीं है। पिछले 25 सालों में केवल उत्तर कोरिया ने ही परमाणु परीक्षण किया है। 1998 में भारत और पाकिस्तान ने यह परीक्षण किया था। ठीक है, 1998 में कारगिल युद्ध के दौरान जो है दोनों देशों द्वारा यह परीक्षण किया गया था। 2030 तक चीन के पास 1000 से भी ज़्यादा एटमी हथियार होने का अनुमान है। मतलब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक चाइना के पास 1000 से ज़्यादा परमाणु हथियार हो जाएंगे। दुनिया के परमाणु हथियारों का 88% जो है रूस और अमेरिका के पास है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर ये दोनों देश परमाणु हथियारों की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये वैश्विक समुदाय के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। अब सिपरी के अनुसार जो परमाणु हथियारों वाले देश हैं तो इसके अनुसार सबसे ज़्यादा रूस के पास हैं 5449, उसके बाद अमेरिका दूसरे स्थान पे है 5177 के साथ जो है चीन के पास 600 हैं, फ्रांस के पास 290 हैं, ब्रिटेन के पास 225 हैं, भारत के पास 180 और पाकिस्तान के पास 170 हैं। ठीक है, तो ये परमाणु हथियारों की संख्या है विभिन्न देशों के पास। तो इस मामले में रूस और चीन जो है मतलब कह लीजिए कि जायंट है पूरे। 88% अकेले ये दोनों परमाणु हथियार रखते हैं पूरी दुनिया का। इजराइल के पास 90 है और नॉर्थ कोरिया के पास 50 है। जनवरी 2025 तक का सिपरी का डाटा है। अब अगर भारत की बात की जाए, परमाणु हथियारों पर भारत की स्थिति की समीक्षा कीजिए, या परमाणु हथियार मतलब भारत के, या कह लीजिए कि दो दक्षिण एशियाई देश जो हैं, अगर उनके परमाणु हथियारों की स्थिति देखा जाए, अगर वो दोनों टकराते हैं तो आने वाली स्थिति क्या हो सकती है। तो इस तरीके से आपको पेपर में मेंस में जो लोग मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर भारत की बात की जाए इस मामले में, तो भारत का परमाणु कार्यक्रम 1974 के इस्माइलिंग बुद्धा परीक्षण से शुरू हुआ था। अभी ये भी मतलब एक तरीके का प्रश्न ये भी बना सकता है कि आप ये बताइए कि भारत और पाकिस्तान की परमाणु परिस्थिति की समीक्षा कीजिए, या भारत के परमाणु हथियारों पर प्रकाश डालिए, टिप्पणी कीजिए, या एक परमाणु शक्ति संपन्न देश के रूप में भारत की सैन्य क्षमता पर टिप्पणी कीजिए। तो इसमें ये डाटा आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो क्या है इसमें महत्वपूर्ण कि भारत का परमाणु कार्यक्रम 1974 के इस्माइलिंग बुद्धा परीक्षण से शुरू हुआ। 1998 में भारत में पोखरण 2 परीक्षण पूरा किया गया। 2025 में भारत के पास 180 हथियार हैं जो मुख्य रूप से भूमि, समुद्र और वायु आधारित हैं। भारत की नीति न्यूनतम प्रतिरोध पर आधारित है, जिसमें नो फर्स्ट यूज का वादा शामिल है। यानी कि भारत कहता है कि हम जल्दी परमाणु का प्रयोग नहीं करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि हम पहले परमाणु का उपयोग नहीं करेंगे। अगर हमको उकसाया जाता, कोई हम पे परमाणु हमला करता है, तभी हम उस पे परमाणु हमला करेंगे, खुद से पहले परमाणु हमले की पहल नहीं करेंगे। तो ये नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है भारत की। भारत ने चेल्लाकेरे में थर्मो न्यूक्लियर हथियारों की सुविधा बनाई है, लेकिन नॉन
प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर अभी तक नहीं किए हैं। ठीक है। अमेरिका के साथ 2005 का परमाणु समझौता भारत को नागरिक ऊर्जा के लिए यूरेनियम उपलब्ध कराता है, लेकिन सैन्य कार्यक्रम को प्रभावित करता है। ठीक है। भारत ने 2005 में अमेरिका के साथ परमाणु समझौता किया था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट मतलब जानकारी है। भारत का फोकस चीन पर अधिक है, जहां सीमा विवाद के कारण अग्नि 5 जैसी लंबी दूरी की मिसाइल विकसित हो रही है। फिर भी वैश्विक स्तर पर भारत छठे स्थान पर है, जो कि रूस से बहुत पीछे है। यानी परमाणु संपन्न देशों की अगर बात की जाए तो उसमें रूस से भारत बहुत पीछे है, छठे स्थान पे है 180 परमाणु हथियारों के साथ। अब अमेरिका जो परीक्षण कर रहा है, इस पे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अमेरिका के परीक्षण का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दुनिया में, यहाँ परमाणु होना चाहिए, दुनिया में परमाणु परीक्षण की नई होड़ शुरू हो जाएगी। अर्जेंटीना, ब्राज़ील, स्वीडन, लीबिया, रोमानिया, इजिप्ट, ताइवान, अल्जीरिया, जापान, सीरिया, इराक जैसे देश पहले ही परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहे हैं। वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण और अप्रसार व्यवस्था इससे प्रभावित हो सकती है। अन्य देशों को परमाणु हथियार हासिल करने के लिए यह ऐलान प्रोत्साहित करता है, मतलब कर सकता है। अमेरिका और अन्य परमाणु शक्तियों के बीच तनाव बढ़ सकता है, जिससे क्षेत्रीय संघर्ष का जोखिम बढ़ सकता है। अनियंत्रित परमाणु हथियारों की दौड़ में तेजी आ सकती है। तो ये अमेरिका के परमाणु परीक्षण का प्रभाव हो सकता है, जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। जो लोग विशेष करके यूपीपीसीएस या किसी भी एग्जाम की मुख्य परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए ज़रूरी हो जाता है। अब एक घटना जो है इससे है रामसर साइट से, कि बिहार के कटिहार जिले में गोगाबेल झील को नवीनतम रामसर स्थल घोषित किया गया है। इसका कुल क्षेत्रफल 86.63 हेक्टेयर है। अब बिहार में कुल 6 रामसर स्थल हो गए हैं। इस प्रकार वो तीसरे स्थान पे आ गया है। पहले स्थान पे तमिलनाडु है, ठीक है, और दूसरे पे यूपी है, और तीसरे पे अब बिहार आ गया है रामसर स्थलों के मामले में। ठीक। यह झील स्थानीय समुदाय द्वारा आजीविका के लिए समझदारी पूर्वक उपयोग में लाई जा रही है। देश में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? अब 94 हो गई है। पिछले 11 वर्षों में 67 स्थलों को जोड़ा गया है। ठीक है। अब भारत में जो है कितने रामसर स्थल हो गए हैं? 94 हो गए हैं। अभी तक 93 थे। 93वां रामसर स्थल कौन सा था? आप हमको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। तो अब 94 हो गए हैं। पिछले 11 वर्षों में 67 स्थल जोड़े गए हैं, जो कुल 13,60,805 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हैं। कितने? 13,60,805। गोगाबेल झील की अगर बात करें तो ये कटिहार जिले में अहमदाबाद प्रखंड में स्थित है। बिहार की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। यह प्रवासी पक्षियों के महत्वपूर्ण आश्रय स्थल के रूप में जानी जाती है। सर्दियों के दौरान यहाँ साइबेरिया और मंगोलिया जैसे क्षेत्रों से हजारों पक्षी आते हैं। यह झील का कुल क्षेत्रफल जो है इस झील का 217.99 एकड़ है। यहाँ काली गर्दन वाला सारस, सफ़ेद आईबीएस जैसी विभिन्न प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। तो गोगाबेल झील अहमदाबाद के कटिहार प्रखंड में है, कटिहार जिले के अहमदाबाद प्रखंड में है। ठीक है। और कुल क्षेत्रफल 217.99 एकड़ है। 11 वर्षों में 67 स्थलों को जोड़ा गया है। रामसर स्थलों की संख्या देश में अब 94 हो गई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपको इससे रिलेटेड याद रखने चाहिए। तमिलनाडु में 20 रामसर साइट है, यूपी में 10 है, बिहार में 6 हैं। ठीक है। और अगर बात की जाए कि भारत ने रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कब किया था, तो 1 फरवरी 1982 को किया था। और 1971 में ईरान के रामसर शहर में जो है यह पहली बार हस्ताक्षरित हुआ था। यानी रामसर कन्वेंशन पर सहमति जो बनी थी वो 2 फरवरी 1971 को बनी थी। और भारत ने हस्ताक्षर कब किया था? 1 फरवरी 1982 को किया था। तो क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ही रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर हुए थे, इसलिए 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस भी मनाया जाता है।
31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर गुजरात के एकता नगर में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री जी शामिल हुए और उनके अनुसार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 550 से अधिक रियासतों को एकजुट करके एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को साकार करके असंभव को संभव बनाया था। राष्ट्रीय एकता दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 2014 में मनाया गया था। ठीक है। अभी हाल ही में विशेष स्वच्छता अभियान 5.0 का आयोजन किया गया है 2 से 31 अक्टूबर 2025 तक। इसके तहत सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता, लंबित मामलों का निपटान और ई कचरे के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक, ये भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। यह कार्यान्वयन चरण था जो प्रारंभिक चरण 15 से 30 सितंबर के बाद शुरू हुआ था। यानी इसका प्रारंभिक चरण जो है 15 से 30 सितंबर 2025 तक चला था और इसका कार्यान्वयन चरण जो है 2 अक्टूबर से शुरू होकर के 31 अक्टूबर तक चला था। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस अभियान के दौरान राजस्व के रूप में 41 लाख रुपए जो है अर्जित किए हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो याद रखिएगा, बाकी और इसमें जानने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय इस्पात मंत्री ने नई दिल्ली में स्वीडन की ऊर्जा, व्यापार और उद्योग मंत्री की राज्य सचिव सारा मोडिक के साथ बैठक की थी। ठीक है। भारत में घरेलू इस्पात की मांग 11 से 13% की दर से बढ़ रही है। केंद्रीय मंत्री ने स्वीडन को भारत स्टील 2026 में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया। इस्पात उद्योग को समर्पित यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अगले वर्ष अप्रैल में होगा, यानी 2026 अप्रैल में अंतर्राष्ट्रीय इस्पात सम्मेलन का आयोजन भारत में किया जाएगा, जिसके लिए जो है केंद्रीय इस्पात मंत्री ने स्वीडन के ऊर्जा मंत्री के राज्य सचिव को आमंत्रित किया है। ठीक है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन को संबोधित किया है। इस कार्यक्रम का आयोजन आर्य समाज के 150 वर्ष पूरे होने और महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के अवसर पर नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है। तो इसको पीएम ने संबोधित किया। दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती थी और आर्य महासम्मेलन का जो है 150 वर्ष पूरा हुआ। प्रधानमंत्री इसमें शामिल हुए और प्रधानमंत्री के अलावा इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री और गुजरात के राज्यपाल भी इसमें शामिल हुए थे। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र सरकार ने अबू धाबी पोर्ट ग्रुप तथा अबू धाबी के निवेश संसाधन और राष्ट्रपति कार्यालय के साथ समझौता किया है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सहयोग के नए युग की शुरुआत है। इस साझेदारी का उद्देश्य क्या है? तकनीकी सहयोग, बंदरगाह आधुनिकीकरण और रसद विकास को बढ़ावा देना। ठीक। अगला जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने पुलिसकर्मियों को दक्षता पदक 2025 प्रदान किया है। यह पुरस्कार गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। 2024 में इसकी शुरुआत की गई थी। 2025 के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के 1466 कर्मियों को यह पुरस्कार दिया गया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय जो है जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा मनाने जा रहा है 1 से 15 नवंबर तक ये चलेगा। ठीक है। जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा 1 से 15 नवंबर तक चलेगा। यह कार्यक्रम जनजातीय गौरव वर्ष के भव्य समापन और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री जनमन, आदि कर्मयोगी अभियान, राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन और विभिन्न आजीविका और उद्यमिता कार्यक्रमों से प्राप्त उपलब्धियों और प्रगति का जश्न मनाना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने भविष्य सुरक्षित डिजिटल पहचान को मजबूत करने के लिए आधार दृष्टिकोण 2032 की रूपरेखा प्रस्तुत की है। ठीक है। बस इतना इसमें जान लीजिए। बस इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। अब कुछ वन लाइनर करंट अफेयर्स हैं कि हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपक मित्तल को नियुक्त किया गया है। तीनों सेनाओं का महाअभ्यास त्रिशूल
पाकिस्तान से लगी पश्चिमी सीमा पर कब तक चलेगा? तो 13 नवंबर तक चलेगा। ठीक है, तीनों सेनाओं का महाअभ्यास जो त्रिशूल चल रहा है ये 13 नवंबर तक चलेगा। फरवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय वेड़ा परीक्षण और मिलन अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? विशाखापत्तनम में किया जाएगा, जिसमें अमेरिका और रूस भाग लेंगे। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट घटना है। फरवरी 26 में अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा परीक्षण और मिलन अभ्यास का आयोजन विशाखापत्तनम में किया जाएगा। अमेरिका और रूस इसमें भाग लेंगे। ठीक, अगली जो घटना है कि हाल ही में आसियान भारत रक्षा मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक कहाँ हुई? कुआलालंपुर में हुई है, कुआलालंपुर मलेशिया में। ठीक, आसियान भारत समुद्री अभ्यास और अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा 2026 का आयोजन कहाँ होगा? भारत में होगा। हाल ही में सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा यंग लीडर्स फोरम को कहाँ संबोधित किया गया? तो नई दिल्ली में। भारत और अमेरिका ने कहाँ पर अगले 10 वर्षों के लिए रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो कुआलालंपुर में। कपड़ा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में हथकरघा और हस्तशिल्प के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो उड़ीसा। ठीक है, हथकरघा और हस्तशिल्प के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन उड़ीसा में किया गया कपड़ा मंत्रालय द्वारा। हाल ही में जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्थानीय शासन को मजबूत बनाने के लिए जल स्रोतों की स्थिरता सुनिश्चित करने और ग्रामीण जल सेवा वितरण में जवाबदेही बढ़ाने के लिए जिला नेतृत्व को सशक्त बनाने के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने जिला कलेक्टरों का पेयजल संवाद कहाँ आयोजित किया? नई दिल्ली में। आप ये कह सकते हैं कि जल जीवन मिशन के तहत जो है पेयजल संवाद जिला कलेक्टरों का कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में। आईसीसी महिला वनडे विश्व कप सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने किस देश को हरा के फाइनल में प्रवेश किया है? ऑस्ट्रेलिया को। भारत और श्रीलंका के बीच कृषि कार्य पर संयुक्त समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल कितने किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ की स्थापना की जा चुकी है? 10,000। 2 दिवसीय एफपीओ समागम का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। केंद्रीय कृषि मंत्री के अनुसार इससे कुल कितने किसान लाभान्वित होंगे? 52 लाख। ठीक है, मतलब 52 लाख लाभान्वित हो चुके हैं और लगभग 2 करोड़ किसानों तक पहुंचना इसका लक्ष्य है। हाल ही में जर्मन एकता दिवस समारोह 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। जर्मन एकता दिवस समारोह 2025 का आयोजन हाल ही में किया गया। कब? 30 अक्टूबर को। और इसमें भाग किसने लिया भारत की तरफ से? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। देश का विदेशी मुद्रा भंडार अब कितना हो गया? 702 अरब डॉलर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। हाल ही में श्रीलंका में कहाँ पर भारतीय अनुदान सहायता से निर्मित एक बहुजातीय त्रिभाषी स्कूल का लोकार्पण किया गया है? तो पोलोनारुआ में, पोलोनारुआ में। ठीक है, श्रीलंका के पोलोनारुआ में भारतीय अनुदान सहायता से निर्मित एक बहुजातीय त्रिभाषी स्कूल का लोकार्पण किया गया है। तो ये 31 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे। आप इनको देखिए और आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको कोई भी और करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। लास्ट टाइम में करंट अफेयर्स के लिए दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहा तो इसको हम और अच्छे और बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को कैसा लगा? यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ या किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो तो करंट अफेयर लगभग सब में पूछा जाता है। आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। टीजीटी, पीजीटी और जो एलटी वाले हैं या जीआईसी वाले हैं या जीडीसी वाले हैं जिनमें करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप लोग इसको बताइएगा आपको ये कैसा लगा। धन्यवाद।